तो बात करते हैं अब हम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा इस यूनिट का, ठीक है। तो बात करते हैं। देखो, बोल जा रहा है यू आर नाउ फेमिलियर विद श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सही ढंग से पढ़ लिया है, ठीक है, जितना भी हमें समझ में आया, ठीक है ना। टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, कुछ तो हमने समझा श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। Let us now use Schrodinger equation and see what information can be derived from its solution। कि Schrodinger equation को यूज करके हम क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम ड्राइव किया जा सकता है इसको यूज करके। वैसे तो हम बिल्कुल डेरिवेशन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही बात करेंगे, ठीक है। सिंपली हम बात कर लेंगे हाँ क्या ड्राइव किया जा सकता है, कैसे ड्राइव किया करेंगे ये हमें नहीं देखना। इन जनरल दी फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, देखो स्टेप तो नहीं है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बोला जा रहा है सिंस द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, जो आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच फॉर द सिस्टम, द कोरस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इज दिस। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज किया गया है, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनता है वो है हमारा एस आई इक्वल टू ई आई। हमने ये बात कर रखी है। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द सिस्टम। श्रोडिंगर इक्वेशन को किसी सिस्टम पे लगाया जाता है। इट्स सॉल्यूशन गिव्स वेव फंक्शन। इसके सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, वेव फंक्शन मिलता है। एज ऑलरेडी मेंशन, हमने पहले बात कर रखी है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन को किसी सिस्टम पे लगाओगे आपको वेव फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और जो वेव फंक्शन है वही वेव फंक्शन एप्लीकेबल होंगे। ओनली दोज वेव फंक्शन आर एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है जो वेल बिहेव करेंगे। हमने पहले भी बात कर रखी है कि वेल बिहेव का मतलब क्या है, ठीक है। दिखाना चाहूँगा, हाँ पहला तो था आपका कि इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। वैल्यू हमें फाइनाइट मिलनी चाहिए। दूसरा क्या था कि हमें मल्टीपल पॉइंट्स नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स या तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई पे हमें सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हो। तो हाँ ये बात कर रही थी हमने ये भी बोला था कि ग्राफ कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका कर्व है वो कॉन्टीन्यूस कर्व होना चाहिए, ये कर्व कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने बात कर रखी थी कि ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ये वाला फोर्थ ग्राफ, हमने डी वाला ग्राफ देखा था कि ये कॉन्टीन्यूस है, सिंगल वैल्यू देता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है ना, और फाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो होंगे वेव फंक्शन हमारे एक्सेप्टेबल होंगे। कौन से वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे वो हमने बात किया। विच आर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड ईजन फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे वेव फंक्शन जो क्या कर रहे हैं, जो वेल बिहेव कर रहे हैं, ऐसे वेव फंक्शन को बोलेंगे हम ईजन फंक्शन, ठीक है ना। और इस वेव फंक्शन पे जब साई को लगाओगे, इस वेव फंक्शन पे जब साई को अप्लाई करोगे तो जो आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ईजन वैल्यू। तो ईजन फंक्शन और ईजन वैल्यू आई होप आपने पहले पढ़ रखा होगा, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम इज कंटेन इन इट्स वेव फंक्शन। हमने बताया हुआ था वेव फंक्शन किसी सिस्टम के सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। वेव फंक्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस सिस्टम के बारे में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए रेसिपी फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डायनेमिक वेरिएबल्स लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है। हमने ये सब बातें कर रखी है, ठीक है। वेव फंक्शन में इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो, बाय यूजिंग द अबव मेथडोलॉजी लेट अस स्टडी द एनर्जी स्टेट ऑब्टेन्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके हम एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन को अप्लाई करो और एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए।
तो हम तो बिल्कुल डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम बस सिंपल देख लेना है कि द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को लगाओगे, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करोगे हाइड्रोजन आइटम के लिए, ठीक है, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा एनर्जी के लिए वो ये है, क्या, -g² e⁴ म्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h²n²। बाकी सारे टर्म्स आपको पता होंगे। म्यू समझो, देखो म्यू यहाँ पे है रिड्यूस मास, म्यू यहाँ पे है रिड्यूस मास, जिसका फॉर्मूला होता है m, कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m और कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस है, कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का मास M की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है, और ये जो स्मॉल m है, ये जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, उसमें आप ऐड करोगे बिल्कुल छोटी सी वैल्यू को, वो ना करने के बराबर ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हम नीचे m+m को हम सिंपली कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब हम ऊपर के m को नीचे के m से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा म्यू इक्वल टू आ गया स्मॉल m। तो हम वही कर रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मूले में म्यू, हमारे जो फॉर्मूले में म्यू था, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको स्मॉल m लिख सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हम म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं m से, हैंस द एनर्जी एक्सप्रेशन बिकम्स दिस। अब आपको ये एनर्जी एक्सप्रेशन देखने को मिला, ठीक है, विच इज आइडेंटिकल टू द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बोहर थ्योरी। बोहर की थ्योरी से जो हमने एनर्जी का इक्वेशन निकाला था, ठीक है ना, बोहर की थ्योरी याद करो, ठीक है। तो जब हमने वहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, जो हमने इक्वेशन निकाला था वो सेम है, ऐसा ही इक्वेशन निकलता था सेम, ठीक है। सिंस द एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व L एंड ML, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये दोनों टर्म आपको इस इक्वेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। The energy level given by a certain value of n are degenerate। देखो मतलब क्या है, यहाँ पहले डीजेनरेसी को हम समझेंगे, ठीक है ना, अभी हम बाकी चीज़ें भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जी, ठीक है ना, एटॉम का जो एटॉमिक नंबर है जी यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे यूज हुआ है एप्सिलॉन टू जो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारा यूज हुआ है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा, नहीं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं डीजेनरेसी को समझो। देखो डीजेनरेसी इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में डीजेनरेसी का मतलब होता है रेफर्स टू दी सिचुएशन वेयर मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स शेयर दी सेम एनर्जी लेवल, कि मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स हैं जिनके एनर्जी लेवल सेम है। समझाऊंगा अभी इसको, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, द नंबर ऑफ डीजेनरेट स्टेट इज n²। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास n है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपके पास n है, ठीक है ना, ध्यान समझो, अभी समझा दूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपके पास n है, तो जो डीजेनरेसी होगा, ठीक है ना, डीजेनरेट स्टेट होंगे, नंबर ऑफ डीजेनरेट स्टेट वो n² आएंगे, ठीक है ना। चलो एग्जांपल लेके देखो, लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 1, मीन्स एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं, 1 पे देख लिया ना, 1 पे देखो क्या होगा, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 1 पे l की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 1 पे l की वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1 तक, l की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके n-1 तक, n-1 तक, ठीक है ना। तो 0 से लेके n-1, तो n-1 कितना है, n की वैल्यू कितना है, 1, 1 - 1 0, तो 0, l की वैल्यू 0 ही हो सकती है। l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, l की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है, 0। तो आपके पास ये एक स्टेट मिला जहाँ पे
एन की वैल्यू 1 रहेगी और एल की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे एम एल की वैल्यू, क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल, तो जीरो ही रहेगी वो भी, ठीक है। अगला देखो एन इक्वस टू टू के लिए, देखो एन इक्वस टू टू के लिए देखो, ध्यान से देखना। तो एन इक्वस टू टू के लिए, तो एन की वैल्यू हमारी क्या है, टू, एन की वैल्यू क्या है, टू। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू हो सकती है हमारे पास, एल की वैल्यू हो सकती है जीरो से लेके एन माइनस वन तक, जीरो से लेके एन माइनस वन मतलब वन, एन माइनस वन, एन कितना है टू, तो टू माइनस वन, वन। तो जीरो से लेके वन तक मीन्स जीरो और वन पॉसिबल है। एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, दो, एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, दो, ठीक है ना। एल की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, जीरो और वन। तो दोनों को अलग करके लिखते हैं, एल की दो वैल्यू पॉसिबल है, एल की वैल्यू जीरो हो सकती है या तो एल की वैल्यू वन हो सकती है। जब एल की वैल्यू जीरो होगी, जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो एम एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक, माइनस एल से लेके प्लस एल तक, तो यहाँ पे जीरो ही रह जाएगा। इधर बात करते हैं माइनस एल से प्लस एल तक, मीन्स एम एल की वैल्यू माइनस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है और प्लस वन हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्टेट ये देखने को मिल रहा है जहाँ आपको एन की वैल्यू टू मिलती है, एल की वैल्यू जीरो मिल सकती है और एम एल की वैल्यू जीरो मिलती है, ठीक है। दूसरा दूसरा स्टेट आपको देखने को मिलेगा कि जब एन बराबर टू रहेगा, एल बराबर वन रहेगा और एम एल की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस वन। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखने को मिलेगा जब एन आपके पास टू रहेगा, एल आपके पास कितना, एल आपके पास वन रहेगा और एम एल की वैल्यू जीरो रहेगी। और एक आपको देखने को मिलेगा जब एन की वैल्यू टू रहेगी, एल की वैल्यू वन रहेगी और एम एल की वैल्यू कितनी रह जाएगी, प्लस वन। तो आपको ये कितने स्टेट देखने को मिल रहे हैं, चार स्टेट देखने को मिल रहे हैं, वन, टू, थ्री एंड दिस फोर। तो वही बोला जा रहा है कि आपके पास गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए नंबर ऑफ डी जनरेट स्टेट, ठीक है ना, क्वांटम स्टेट बोल सकते हो। तो आपको क्वांटम स्टेट कितने देखने को मिलेंगे, एन स्क्वायर, मीन्स अगर हमारे पास दो है, एन की वैल्यू अगर दो है तो टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर। तो फोर स्टेट देखने को मिल रहे हैं। तो हमने देखा भी फोर स्टेट, एक स्टेट, दो, तीन, चार, ये चार स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हार नहीं। ये तो हमने इलेवंथ में भी पढ़ रखी है, ठीक है ना, ये चीज़ें इलेवंथ में भी कराई जाती हैं। देखो हाँ, तो एल और एम इन्वॉल्व नहीं है हमारे इस इक्वेशन में। द लेवल गिवन बाय ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एन आर डीजेनरेट, वो डीजेनरेट हो जाती है। द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर गिव्स द डीजेनरेसी, एन स्क्वायर हमें डीजेनरेसी देता है, ये तो बोल सकते हो नंबर ऑफ डीजेनरेट स्टेट ऑफ द nth लेवल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आपके पास एन की वैल्यू वन है, जब आपके पास एन की वैल्यू वन रहेगी तो देर इज ओनली वन एनर्जी लेवल, सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होगी, ठीक है ना, जो वन एस आएंगी आपकी, ठीक है। जो आपके जब आपके पास एन इक्वल टू टू रहेगा, एन इक्वल टू टू रहेगा, यहाँ पे टू कर लो, जब एन इक्वल टू टू रहेगा तो डी जनरेसी कितनी आएगी, एन स्क्वायर आएगी, वो आ जाएगी फोर। हैंस दी टू एस, हमें टू एस देखने को मिलता है, टू पी देखने को मिलता है, ठीक है, एक टू एस देखने को मिलता है और थ्री टू पी, ठीक है, तीन पी ऑर्बिटल और एक ऐसे ऑर्बिटल, तो चार डीजेनरेसी हमें देखने को मिलते हैं, चार डीजेनरेट स्टेट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब एन की वैल्यू थ्री रहेगी, जब एन की वैल्यू थ्री रहेगी तो आपको नंबर ऑफ डीजेनरेट स्टेट कितने देखने को मिलेंगे, थ्री की पावर थ्री का स्क्वायर कर लेना, नाइन, मीन्स एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और फाइव डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। बात कर रखी है हमने इन सब चीज़ों के बारे में, इलेवंथ में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। उसमें तो हम बिल्कुल ये निकालते हैं, एक एक बिल्कुल एक स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि आपको दे दिया जाता है कि लेट्स सपोज आपके पास एन की वैल्यू फोर है, एन की वैल्यू फोर है,
तो आप डिजेनरेट स्टेट को शो करो, कितने डिजेनरेट स्टेट होंगे, ठीक है ना। एक एक को लिस्ट करो, एन की वैल्यू 4 के लिए, एन की 4 के लिए वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16 स्टेट्स को आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा हम नहीं जाएंगे डीप, ठीक है। हम तो बस इतने से ही समझ लेंगे, ठीक है। 3D के बाद अब 4 में 4F भी आता है, ठीक है। तो उधर से आपका हो जाएगा कितने, टोटल आपको मिलेंगे 16। तो बात रही अभी यहीं पे, अब हम बात करेंगे इसकी, आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया, अब हमारे पास समरी आ रही है नहीं, ठीक है। यहीं तक बातें थी और आगे कुछ बातें नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सा लेक्चर था आज हमारे पास। हमने देखा कि जो हमारे पास श्रोडिंगर का इक्वेशन है, श्रोडिंगर की इक्वेशन को अप्लाई करके, श्रोडिंगर की इक्वेशन को हम हाइड्रोजन लाइक एटम में अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, पोजीशन की कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेजरेबल वेरिएबल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, डिराइव कैसे करते हैं ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, बस हमने इतना देख लिया कि जो एनर्जी का जो हमने डेरिवेशन किया, जो एनर्जी डिराइव करके निकाला जाता है, जो एनर्जी का इक्वेशन आता है हमारे पास, एक्सप्रेशन आता है, तो उसमें म्यू का टर्म आता है, ठीक है ना। और म्यू यहाँ पे हमारा रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला याद रख लेना। तो रिड्यूस मास को हम सिंपली एम से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस जो हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की मास से, ठीक है ना, अराउंड 1900 टाइम्स ज़्यादा वो अ, भारी होता है, ठीक है। कौन, न्यूक्लियस, ये तो बोल सकते हो 1900 टाइम्स जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, एज कम्पेयर टू, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, प्रोटॉन, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसलिए हम न्यूक्लियस प्रोटॉन एक सिंपली बात करें, क्योंकि एक प्रोटॉन ही तो होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या है इसके बाद, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन एटम को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। चीज़ें सिंपल थी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।